तो दिस इज नाउ द लेक्चर एट ऑफ द सीरीज सोशियोलॉजी। और ये जो लेक्चर है दिस इज अबाउट रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स क्या हैं, व्हाट इज एक्चुअली रिसर्च, तो इसके बारे में वी बी डिस्कसिंग अबाउट। सबसे पहले समझा जाए कि रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस क्या होता है और रिसर्च प्रपोजल, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, राइट। सोशल साइंसेज या सोशियोलॉजी के अंदर जब भी कोई लूप होल हो एग्जिस्टिंग लिटरेचर के अंदर, या कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या एनीथिंग यू सी कि सोशल साइंस में आप सर्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके लिए आप प्रॉपर एक रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस लिखते हैं, राइट। सो उस रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस तो बहुत बड़ा होता है। तो आप उसके लिए एक पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ऐसे ही जैसे घर बनाते हैं तो उसके लिए हम नक्शा बनवाते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लूप्रिंट होता है दैट इज एक्चुअली योर रिसर्च प्रपोजल। कि भाई नक्शा दे के फिर हमने आगे बढ़ना है, तो हम अब नक्शा जाके आपस में मशवरा करते हैं कि भाई इसके अंदर किस तरीके से क्या चीज़ एडिड होनी चाहिए, किस चीज़ को हम कवर करेंगे, चीज़ किस चीज़ के साथ डील करेंगे। सो ऑब्वियस ये हमारे लिए एक गाइडलाइन टाइप होती है कि हम एक ब्लूप्रिंट या नक्शा टाइप हो गया जो हमें बताएगा कि हम आगे जब रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस लिखेंगे हमें ये चीज़ें कवर होंगी और कहाँ कहाँ से नॉलेज आएगा, क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है, किस चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं, राइट। सो रिसर्च प्रपोजल होता है ये। रिसर्च प्रपोजल के ना कुछ स्टेप होते हैं सोशल साइंसेज व्हेन वी आर कंडक्टिंग सम रिसर्च। उससे पहले हम इनिशिएट करने से पहले वी राइट रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। उसकी ये 11 स्टेप मैंने लिखे हैं, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल के लिए अपना रिसर्च प्रपोजल भी शो करवाऊंगा तो उससे आइडिया हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले लिखा जाता है किसी भी रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने टॉपिक को भी, और जो आपकी आउटलाइन या जो आप डिस्कस करेंगे उसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें होंगी जो एक स्टार्टर टाइप होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्टर किस तरीके से करेंगे। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि आप ये जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, तो आपका रिसर्च पेपर क्या होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, अगर सोशल साइंस के अंदर ऑलमोस्ट हर किसी में थ्योरीज कहीं ना कहीं होती है, तो आप कोई थ्योरी वगैरह अप्लाई करेंगे या बगैर थ्योरी के तो काम हो नहीं सकता। तो जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यू वुड बी अप्लाइंग, जो भी थ्योरी आप अप्लाई करेंगे वो इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बताएंगे कि लेट सपोज अगर मैं कोई थ्योरी कंडक्ट कर रहा हूँ तो मैं कौन सा रिसर्च, कौन सी थ्योरेटिकल अप्रोच, थ्योरी या अप्रोच उसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक थ्योरी लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर एक से ज्यादा लगाते हैं तो आप थ्योरी लगाते जाएं जितनी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि यू शुड बी नोइंग कि मैं जस्टिफाई कर सकूं, ठीक है। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं एक से ज्यादा थ्योरीज, तो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, वरना एक करें तो भी ठीक है। फिर आ जाता है थी फोर्थ स्टेप, लिटरेचर रिव्यूज। लिटरेचर रिव्यू के अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज, आप बताते हैं कि जो भी आपने लिटरेचर पीछे का रिव्यू किया है वो कहाँ से किया, सोर्सेज वगैरह क्या थी, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा और कहाँ कहाँ से सारा अपना नॉलेज हासिल किया, तो वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आ जाता है। देन फिफ्थ कम द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कि आप ये पूरा रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर जो लिखेंगे उसमें प्रॉब्लम क्या है, डिस्कस क्या करना चाहते हैं, आपको इशू क्या फेस हो रहा है, तो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर आ। देन इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे कि आप तीन चार पांच जो भी क्वेश्चंस लिखेंगे, आप बताएंगे कि भाई ये रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक लेट सपोज किसी चीज़ के ऊपर है, तो वो रिसर्च पेपर पढ़ने वाले को उस किन सवालों के जवाब मिल जाएंगे उसके अंदर, या कौन से सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में होने चाहिए जो आपके रिसर्च पेपर पढ़ने से एड्रेस हो जाएंगे। तो आप ये कुछ रिसर्च क्वेश्चन भी लिखते हैं जो आपको लगता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल डील करेगा उसके साथ या उन्हें आंसर करेगा, ठीक है। देन द सेवेंथ स्टेप इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, आपकी एक प्रपोज्ड आंसर होता है, ठीक है। प्रपोज या एंटीसिपेटेड आंसर होता है। उस आंसर का मकसद ये होता है कि लेट सपोज यू आर राइटिंग रिसर्च पेपर, उससे पहले आपने एक खुद के प्रपोज कर दिया कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट या आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है। या इस स्टेटमेंट को इधर मैं प्रूफ करना चाहता हूँ या डिसप्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाइपोथेसिस आप एक भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आप प्रूफ करना चाहो आप बता सकते हैं कि हाँ जी, जो आपने पूरा रिसर्च पेपर लिखा तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो वैलिडेट होती है या प्रूफ होती है, डिसप्रूफ होती है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप फिर अपने कंक्लूजन में बता देते हैं, ठीक। देन एट्थ कम इज द रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि आपने जो अब लिटरेचर रिव्यू में तो नॉलेज आपने पीछे का देखा, अब आप जो रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपने सारे के अंदर मोस्टली आउटलाइन के अंदर जो लिखेंगे,
वो डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है, वो डेटा कंडक्ट कहाँ से करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगी, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होंगे, तो वो आपकी आ जाएंगी नाइन्थ नंबर, वो आपकी आ जाएंगी एट्थ नंबर में, राइट। अब जो आपका नाइन्थ नंबर है, दैट इज द आउटलाइन ऑफ द रिसर्च या आउटलाइन ऑफ द स्टडी भी कहते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे आप अपने रिसर्च पेपर की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप हेडिंग्स लिख के पैरा की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इस हेडिंग के अंदर मैं ये चीज़ें डिस्कस करूंगा या करूंगी, ठीक है। देन कम द नाइन्थ स्टेट, दैट इज द कंक्लूजन, के इंट्रोडक्शन में आपने किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, कंक्लूजन के अंदर आप सारे को कंक्लूड करके आप अपना पीओवी या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन के अंदर कोई भी चीज़ नई नहीं आएगी, जो चीज़ होगी वो इन्हीं के अंदर से आएगी, कोई नया पॉइंट डिस्कस कंक्लूजन के अंदर कभी भी नहीं होता, आप इसी को सम अप कर देते हैं नटशेल डाल के, ठीक है। देन 11th कम द बिब्लियोग्राफी, कि आप कोई पेपर लिखते हैं, तो पेपर लिखते वक्त आप ये करते हैं ना, कोई भी, लेट्स सपोज दिस इज द पेज वन, ठीक है। इस पेज वन के अंदर अगर आप कोई लाइन लिखते हैं और रेफरेंस दिया, तो रेफरेंस एंड नोट में आ रहा हो, फुट नोट के अंदर वो चीज़ ऐड हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जब ये सारी चीज़, सारे पेज कवर हो जाते हैं, तो देयर इज द लास्ट पेज जो कि बिब्लियोग्राफी कहलाता है, उस बिब्लियोग्राफी के अंदर ये होता है फिर जितने भी आपके रिसर्च हैं, इस बिब्लियोग्राफी को एंड नोट भी कहा जाता है, ठीक है। उसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सारे अरेंज कर देते हैं। अब मैंने आपको बता दिए 11 स्टेप्स, अब मैं आपको शो करवाऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल का एक एग्जाम्पल शो करवा दिया, ठीक है। ये आ गया, लेट्स सपोज एक रिसर्च प्रपोजल, यहाँ मैंने लिख दिया जी इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे भी। अगर टॉपिक मैं आपको दिखा दूँ तो दिस इज योर टॉपिक, दिस इज टॉपिक की इम्पैक्ट ऑफ चाइना, चाइनाज पीसफुल राइज ऑन यूएस हेजमनी इन एशिया, ठीक है। कि चाइना का जो पीसफुल राइज है, जो अमेरिका की इतनी हेजमनी रही है इन एशिया के अंदर, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सो दिस इज नाउ द टॉपिक। उसका इंट्रोडक्शन मैंने क्या लिखा कि मैंने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया और थोड़ा ऐसे को भी इंट्रोड्यूस, या अपने रिसर्च पेपर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब यू सी के यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 दिस 3 दिस 4 दिस, दीज आर द रेफरेंसेस जिनकी मैं बात कर रहा था, कि जो कि आप पहले फुट नोट के अंदर देखोगे नीचे, ठीक है, ये आप देखें फुट नोट के अंदर आ गए ये चीज़, और इन्हीं चीज़ों को सम अप करके सारे के सारे फिर एंड नोट या बिब्लियोग्राफी में हम ऐड कर दें। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, देन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि भाई आपकी रिसर्च जो है किन चीज़ों को कवर कर रही होगी, तो मैंने बता दिया कि कंपेयर करेगी चाइना और अमेरिका का रिलेशन कैसे रहे एशिया के अंदर, फिर एम्प्लीकेशन क्या रही है यूएस की लीडरशिप की इन एशिया के अंदर, फिर चाइना जो इवॉल्व हो रहा है उसका क्या होगा, एंड देन लिमिटेशन एंड शॉर्टकमिंग क्या है चाइना के रीजनल राइज के अंदर, ठीक। देन कम द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मैंने बताया कि लेट्स सपोज मेरी सब्जेक्ट इज आईआर, तो मैं बताऊंगा कि मैं थ्योरी आईआर की ऑफेंसिव रियलिज्म लगा रहा हूँ, राइट, हेजमनी वगैरह इन चीज़ों को बता रहा हूँ, तो मैं अपनी थ्योरी इसमें ऐड कर दूंगा, तो जो आपकी थ्योरीज पढ़ी होंगी वो आप इस तरीके से अपनी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा रिसर्च पेपर या प्रपोजल के अंदर ये थ्योरीज अप्लाई होंगी, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि जो भी लिटरेचर हमने किया है, तो उसमें बुक्स, पब्लिकेशंस, आर्टिकल, रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। मैंने इनके ऊपर पढ़ी है, ठीक। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा जो अपनी थ्योरी अप्लाई की रियलिज्म, तो उसके स्कॉलर हैं केनेथ वॉल्ट, उनके बारे में बता दिया कि वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो ऑब्वियस सारे पेपर के अंदर ये भी तो लिटरेचर के अंदर ऐड होगा ना, कि मैंने पीछे से क्या पढ़ी है और क्या चीज़ें, वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर चीज़ें ऐड हो जाती है। अगेन नीचे फुट नोट्स आ गए, देन कम द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है सारे रिसर्च पेपर की, कि जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो पावर शिफ्ट हो रहा है एशिया रीजन के अंदर, जो कि कॉर्नर स्टोन है किन की राइवलरी के बीच में, ठीक है। देन वी सी कि जो इन्फ्लुएंस है किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, तो दिस इज माई स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और इसी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए। अब जिस बंदे को ये तीन क्वेश्चन होंगे दिमाग में, तो दिस माई रिसर्च वो उन्हें आंसर करेगी, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन, तो दीज आर द रिसर्च क्वेश्चन, जो कि एक रीडर को बताती है कि भाई मेरा रिसर्च पेपर इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा। फिर मैंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज्ड आंसर मैंने लिख दिया, फिर आखिर में जाके मैं प्रूफ कर रहा हूँ इधर। कुछ लोग डिसप्रूव भी करते हैं, हाँ भाई मेरी हाइपोथेसिस वैलिड है, ठीक है, कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द रीजन, जो जो अमेरिका के इंटरेस्ट को बड़ा अटेंड दे रही है, अफेक्ट कर रही है इनके अलायंसेस, राइट। रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो मैंने बताया जी, प्राइमरी डेटा कहाँ से गैदर की, सेकेंडरी डेटा कहाँ से, सेकेंडरी सोर्सेज क्या थी, तो मैंने आपको वो सारी की सारी ऑफिशियल नैरेटिव, स्टेटमेंट ऑफ द ऑफिशियल न्यूज़पेपर, प्रेस रिलीज, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताता हूँ रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, फिर आगे आउटलाइन ऑफ द रिसर्च, जिसे आउटलाइन भी आप कहते हैं, वेदर यू आर राइटिंग इन एशर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम या रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल, तो आप बताते हैं कि भाई इसके अंदर हेडिंग्स होंगी, ये मैंने हेडिंग्स के साथ पैराग्राफ का, हेडिंग्स के साथ मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया कि मेरी ये हेडिंग्स के अंदर ये कवर होगा, इस हेडिंग के अंदर ये चीज़ कवर होगी, इस हेडिंग के अंदर ये चीज़ कवर होगी, इस हेडिंग के अंदर ये चीज़ कवर होती जाएंगी, राइट। देन
फाइनल आपका इसके बाद कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। सो कंक्लूजन आप लिख देंगे यहाँ पे, ऐड ऑन कर देंगे, मेरे इसमें नहीं लिखा हुआ। एंड देन कम द बिब्लियोग्राफी, जो कि मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिख दी है सारी की सारी, ठीक। अब आ जाते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट की तरफ। अब रिसर्च जो भी होगी वो वैल्यू लेडन होगी, ऑब्वियस यू आर पुटिंग योर वैल्यूज इनटू इट, ठीक है। एंड रिसर्च हमेशा क्वालिटेटिव होती है और सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्ट तो चेंज होती है, आपके लिए कोई चीज़ डिफरेंट है और मेरे लिए कोई चीज़ डिफरेंट है, ठीक। फिर रिसर्च की जब बात करें तो रिसर्च किस तरीके से होती है, इधर बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टाइप में आप खुद पार्टिसिपेट करते हो एनवायरनमेंट के अंदर, सेटिंग के अंदर, कि जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट करते हो आप खुद उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करके ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, अंदर घुस के खुद माहौल को देखते हो। या फिर आप दूर से एक पॉइंट पे इस पॉपुलेशन को, जो भी आपकी सैंपल पॉपुलेशन है, उसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड द थर्ड थिंग इज पार्टिसिपेटिव, आप खुद इस सिस्टम के अंदर रह के खुद को भी ऑब्जर्व करते हो, सिस्टम को भी ऑब्जर्व करते हो, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। सेकंड इज द इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू करते हो, सवाल जवाब करते हो। फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस कुछ ओपन एंडेड होते हैं, कि ठीक है, एक सवाल आपसे पूछ लिया, फिर दूसरा पूछ लिया। चेन क्वेश्चन में होता है एक सवाल का जवाब दो, फिर उसी सवाल से दूसरा सवाल निकलता है, फिर दूसरे सवाल से तीसरा सवाल निकलता है। देन कम द फोकस ग्रुप डिस्कशन, इस फोकस ग्रुप डिस्कशन के अंदर यू सी द पैनलिस्ट बैठे होते हैं, एंकर बैठे होते हैं, होस्ट ओपिनियन अपना ले रहे होते हैं, तो गैदर कर रहे होते हैं इन द फोकस ग्रुप डिस्कशन। देन कम द कंटेंट एनालिसिस, कि भाई जो भी किताब किताब पहले का माल मटेरियल पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड ह्यूमन कम्युनिकेशन है, आप उनकी नए मतलब निकालते हो, उन्हें एनालाइज करते हो, ठीक है। सो रिसर्च के लिए प्री कंडीशन ये है कि जो आप रिसर्च कंडक्ट करें वो वैलिड होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और रेप्लिकेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो रेप्लिकेबल इन अ सेंस कि आज मैंने इस इन्वायरमेंट के अंदर रिसर्च कंडक्ट की और कल जाके करता हूँ तो कोई चेंज ना आए, तो आप अगर रेप्लिकेट करना चाहो तो दोबारा वो रिसर्च कंडक्ट हो, तभी वो रिसर्च आपकी वैलिड भी होगी और रिलायबल भी होगी। अब ये रिसर्च टाइप की बात करें, रिसर्च टाइप हमने यहाँ 5 किस्म की लिखी है। द फर्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, रिसर्च टाइप का ये भी होता है कि इनके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कहीं कहीं आपकी मनी एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, कहीं आपका टाइम ज़्यादा लगता है, कहीं आपके रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। फिर कुछ कंट्रोल्ड होती हैं, कुछ अनकंट्रोल्ड होती हैं, तो इन चीज़ों में वेरी करता है कि आपको सेटिंग के हिसाब से क्या चाहिए। एक्सपेरिमेंटल में टोटल कंट्रोल ये वेरिएबल्स होते हैं, कंट्रोल सिस्टम के अंदर आप अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो कॉजेज एंड इफेक्ट के बेसिस के ऊपर, ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह। क्रॉस सेक्शनल में ये होता है कि आप क्वालिटेटिव डेटा भी रखते हो, क्वांटिटेटिव डेटा भी रखते हो ना, लार्जर नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, दैट कम्स इन द क्रॉस सेक्शनल। थर्ड इज द लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें आप सर्वेज और इंटरव्यू देते हो 2 साल के, आप चेंजेस चेक करने के लिए कि क्या चेंजेस आए क्या नहीं। फोर्थ इज द केस स्टडी, जो भी केस स्टडीज वगैरह आप कंडक्ट करते हो किसी केस, पर्टिकुलर केस के ऊपर, तो उसी केस के ऊपर आप ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, एंड देन जो भी आपकी रिसर्च होती है उसे कंडक्ट करते हो। आप कोई नई चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हो, क्या लूप होल फिल करना चाहते हो। सो फिफ्थ इज द कंपैरेटिव डिजाइन, तो ऑलरेडी केस स्टडीज आपके पास हैं, और इन केस स्टडीज के बीच में आप मल्टीपल केस स्टडीज के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, फिर आपकी जो भी कंसिडरेशन है उसे पुट फॉरवर्ड करते हो, ठीक है। सो दीज वर द रिसर्च टाइप्स और रिसर्च प्रपोजल के बारे में मैंने आपको बताया।